कि कागज की प्लेटों में खाने का तकाजा है, जो आजकल खाया जाता है। कागज की प्लेटों में कागज की प्लेटों में खाने का तकाजा है, हालात के शाने पे कल्चर का जनाजा। नवल जी, चूंकि आपने साहित्य के साथ साथ इतिहास और आपने जो किताब लिखी जिसे कहते हैं कि तो मुझे लगता है कि लखनऊ को की खोज परख किताब है कि भाई नवाबों के पहले भी कोई नवाब हुआ करते थे, तो आपने टिकैत राय के बारे में लिखा। लेकिन जब हम खान पान की बात करते हैं तो नवाबों के पहले के कुछ ठिकाने रहे, वेज खानों के या गैर नवाबी खानों के कोई ठिकाने हैं, या उसके तुरंत बाद के कोई ऐसे वेजिटेरियन ठिकाने रहे जिसे कि आपने ढूंढा हो कभी? देखिए, खाने तो लगभग वही रहे, अब समय के साथ उसको बनाने के प्रिपरेशन के तरीके बदल गए। जैसे बहुत सारे खाने ईरान से आए जो नॉनवेज के थे, और जैसे मुसल्लम की बात अभी अर्शना ने की, तो बाकी तो जो मुसल्लम जितने भी आइटम थे सब नॉनवेज के थे, लेकिन गोभी मुसल्लम निकाला गया, वो उसको वेजिटेरियन बना दिया गया। तो खाने का देखिए, जो नवाब थे उनके यहाँ जो खाने बनाने वाले मर्द हुआ करते थे, वहाँ मर्द खाना बनाते थे, बावर्ची होते थे और रकाबदार होते थे। रकाबदार भी स्पेशलिस्ट होते थे, वो एक ही चीज बनाते थे। रोटी के लिए नानफू हुआ करते थे, वो केवल रोटी ही बनाते थे। रकाबदार का वकाल तो हम लोगों ने देख ही लिया। लेकिन जो कायस्थ परिवार थे, जो यहाँ के ब्राह्मण परिवार थे, जो सामान्य परिवार थे, वहाँ महिलाएं खाना बनाती थी। और यहाँ की महिलाएं शायद आज की डेट में ना समझ पाए, लेकिन एक शेर है कि जो तिल पर सूखे मिर्चे पीस कर सालन बनाती थी। फिर से कहिए। जो सिल पर सूखे मिर्चे पीस कर सालन बनाती थी, शहर से शाम हो जाए मशरूफ रहती थी मगर मुस्कुराती थी। वाह वाह। तो पहले काम को बोझ नहीं, खाना बनाने को बोझ नहीं समझा जाता था। खाना बनाना एक आर्ट होती थी, और उसकी बात करना, उससे जुड़ा रहना, वो एक तरीका होता था। आप ये पूछ रहे थे कि उससे पहले उसके बाद, जैसे खीर है, खीर हमारा बहुत पुराना खाना है, और ये माना जाता है जैसे क्षीर सागर जहाँ विष्णु जी सोते थे, वहाँ वो क्षीर सब बना है, उसी से खीर शब्द आया है। तो खीर के 3 वर्जन लखनऊ में डेवलप हुए। जैसे खीर थी, फिर जब इस्लामी शासक आए, नवाब आए, तो वो लोग फिरनी खाते थे। तो खीर और फिरनी में फर्क है, खीर में हम लोग खड़ा चावल डालते हैं, फिरनी में उसको पीस के डालते हैं, तो वो बनने लगा। फिर उसके बाद जब अंग्रेज रहने लगे, रेजिडेंट्स थे, उनके ऑफिसर्स थे, तो उनके लिए फिर शाही टुकड़ा बना, और शाही टुकड़ा और भी जगह बना था, लेकिन यहाँ पे जो मुलायमियत और पाचन, हम लोग क्या खाने से ज्यादा उसको सेहत पर ध्यान। यहाँ के जो नवाब थे ना, वो बेसिकली, अब इसको बड़ी आपको रोचक चीज बताऊं कि वो लोग योद्धा नहीं थे। उन्होंने अंग्रेजों को दे दिया था कोई ये लड़ाई झगड़ा, आप देखो डिप्लोमेसी से भी उनको कोई मतलब नहीं था कि वो भाई अंग्रेज देखेंगे। तो उनका काम नाचना, गाना, देखना, मौज करना, बिल्डिंगें बनाना और आनंद लेना था। और तो मेहनत ज्यादा नहीं करते थे, तो उनको खाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती थी कि खाना उनको पच जाए। इसीलिए जो लखनऊ के कबाब हैं, या जितनी भी डिश आप देख लीजिए, वो बड़ी सुपाच्य डिश है। दिल्ली में भी यही सब खाने बनते हैं, लेकिन वो बहुत हैवी होते हैं, क्योंकि वो मुगलई जो आइटम होते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं। उसमें मक्खन, मलाई, बहुत सारी चीज ज्यादा मात्रा में डाली जाती। यहाँ पे उसका जो मैनेजमेंट और टेस्ट बना रहे, इस पे काम होता है। और इसके अलावा खाना परोसना भी लखनऊ में एक बहुत बड़ी कला के रूप में देखा जाता था। इस तरह का नहीं था कि मतलब कैसे भी दे दो खाना, वो यहाँ पर तो बेअदबी समझी जाती थी। पान तक जो है देने के तरीके होते थे। जैसे आजकल का दौर तो कागज वाला हो गया, तो एक शेर है कि कागज की प्लेटों में खाने का तकाजा है, जो आजकल खाया जाता है। कागज की प्लेटों में खाने का तकाजा है, हालात के शाने पे कल्चर का जनाजा। शाने मतलब कंधा के। तो अब ये जनाजा निकल रहा है, मतलब जो खाने के तरीके, क्योंकि वो लोग तो खाते थे तो चांदी के बर्तन होते थे, चांदी के नहीं तो पीतल के बर्तन होते थे। जब अंग्रेज आ गए तो पोर्सलिन के बर्तन भी इस्तेमाल होने लगे। और एक चीन खाना होता था, चीन खाना, जिसमें बर्तन रखने का भी तरीका था कि कैसे कौन सा बर्तन रखा जाएगा। और चीन खाना, मुझको लगता है कि ये शब्द आया होगा, जो पोर्सलिन के बर्तन है तो चाइना मिट्टी उसको कहा, चीनी मिट्टी, तो उन बर्तनों को ही रखने के लिए विशेष रूप से बना होगा, तो वहां से ये शब्द आया। और ये चलन, जैसे पान की बात हुई, तो पान जैसे बनारसी पान, खाई के पान बनारस वाला, तो उसमें पूरा पत्ता खाया जाता है, पूरा पत्ता है उसमें लगाते हैं। यहाँ पे हर चीज में मुलायमियत, मैंने आपको बताई ना, वो जरूरी है। तो पान, यहाँ पान नहीं खाया जाता, यहाँ पान
की पुड़िया खाई जाती है ना। हाँ, पान भी ऐसा होता है कि पूरा घुल जाता है मुंह में। पान को यहाँ 4 हिस्से में काट के बनाया जाता है। उसकी वजह बीच में जो डंडी होती है वो इधर से कट के और फिर ऐसे कट के तो वो बीच की डंडी निकल जाती है। तो 2 जोड़ा बना के दिया जाता है या 4 पान दिया जाता है, लेकिन वो सुपाच्य हो, आप आराम से पच जाए और आप उसका आनंद ले पाए। खाने के लिए बहुत बड़ा मुंह खोला जाए। यहाँ लखनऊ के लिए कहा जाता है केवल पानी के बताशे को छोड़ के ज्यादा बड़ा मुंह करके कुछ नहीं खाते। आपने ऐसा जिक्र छेड़ दिया कि हमारे दोनों मेहमानों ने अपने अपने माइक उठा लिए हैं, सबको कुछ न कुछ कहना है। तो हेमंत जी, इन्होंने जो बात कही इसमें क्या वैल्यू ऐड आप कर रहे हैं? मैं सोच रहा था कि पान के बारे में कहीं मिस न हो जाए, वो अच्छा हुआ कि पान की बात हो गई। ये बहुत अहम बात है कि मतलब पान तो पूरे हिंदुस्तान में खाया जाता है, साउथ में भी खाया जाता है, बनारस का फेमस है, लेकिन लखनऊ की खासियत जो सर ने बताई वो एक्चुअली यही है कि कोई भी चीज डायरेक्ट ना हो, इसका बड़ा ख्याल रखा गया। और इसीलिए यहाँ की जो बिरयानी है वो भी बिरयानी नहीं रही, पुलाव रही, क्योंकि मसाले हमेशा पीस करके डाले गए इसमें, वो भी दांत के नीचे ना आए, वो बड़ा बुरा माना जाता था। तो पान को 4 हिस्सों में काट करके जोड़े लगा करके खाने वाली बात, थैंक यू सो मच। मैं चाह रहा था कि कोई ना कोई इसके बारे में बात कर ले। बाकी जैसा कि बात हो रही थी कि बिरयानी की, तो बिरयानी के बारे में एक्चुअली डिटेल में हम लोग ने बात नहीं करी। लखनऊ की जो बिरयानी है वो फर्क है बाकी जगहों की बिरयानी से आज की डेट में। अगर मैं देखता हूँ कि कई बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, मुरादाबादी बिरयानी, कोलकाता की बिरयानी, लेकिन लखनऊ की बिरयानी अलग ही है, वेज भी नॉन वेज भी। बिल्कुल बिल्कुल, लखनऊ की वो इंस्टाग्राम पे तो आजकल बड़ा फेमस है। यहाँ के एक बड़े फेमस शेफ हैं रणवीर ब्रार, उन्होंने तो बहुत साफ साफ बताया भी है। और एक्चुअली कोलकाता को बिरयानी देने वाले हम ही लोग थे। लखनऊ से अगर नवाब साहब वहां नजरबंद नहीं होते तो शायद कलकत्ता वालों को बिरयानी नसीब नहीं होती। उसमें एक चीज ऐड भी करना चाहूंगा कि जब वाजिद अली शाह वहां गए थे तो उन बाद में पैसे की कमी पड़ने लगी, तो वहां पे अब उतना मटन नहीं डाला जा पा रहा था, तो फिर आलू डालने लगे। तो कलकत्ता की बिरयानी में जो आलू पड़ता है वो हमारी गरीबी की वजह से पड़ता है। नहीं, बिल्कुल बहुत सूक्ष्म चीजें आप लोग बता रहे हैं, मतलब बिरयानी के भीतर भी आलू का कंसेप्ट है। मैडम, आप कुछ कहना चाह रही थी जब लखनऊ की अलग अलग खाने की जो रवायतें, उनकी बातें हुई, आप एक तो पान वाली जो बात कही नवल जी ने, वो बहुत सही बात है कि पान जो है वो हमारे एटिकेट्स को दिखाता रहा है कि जब खाना खा के और जाने लगते हैं मेहमान तो हम पान, और वो कैसे प्रेजेंट करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि पानदान जो है उसकी बड़ी रवायत रही है। और एक जमाने में यहाँ जब शादी होती थी पानदान तो दुल्हन के घर वाला, दुल्हन कहाँ से आई है उसका जो स्टेटस है वो इस बात से तय होता था कि पानदान कितना बड़ा लाई है, पानदान कितना बढ़िया है, कितना बड़ा है। हाँ, मतलब इतने बड़े बड़े पानदान होते थे कि मैं उसमें बैठ जाऊंगी, आप ढक्कन बंद कर देंगे। अब तो नहीं रहा है। दूसरी बात ये थी कि मतलब अब भी शायद देते हो लेकिन उस तरीके से नहीं देते हैं। मैं जोड़ना चाहूंगा कि पान खाना, मतलब पान पेश किया जाना तो एक तरीका था ही, पान के पीकदान का भी तरीका था। मतलब अगर आप पीकदान जो रखा थे बड़े खूबसूरत महंगे होते थे, उसमें हाथ ऐसे लगा के मानना, अगर आपका हाथ नहीं लगा ऐसे कर दिया आपने तो मतलब उसको गुनाह माना जाता था। और शादी से पहले ये तय किया जाता था कि पानदान का खर्चा कितना मिलेगा दुल्हन को। मतलब जब शादी करके आपके घर में रहेगी तो हर महीने उसको कितने आप पॉकेट मनी देंगे। तो उसको जो बहुत ही मुअज्जब जुबान थी उसमें कहते थे पानदान का खर्चा क्या मिलेगा। मतलब आजकल भी शादियों में कोई ये नहीं कहता कि भाई मेरी लड़की जा रही है, इसको हर महीने कितने पैसे दोगे खर्च करने के। और वो घर का खर्चा नहीं होता था, वो उसका पर्सनल खर्चा होता था, वो जो चाहे करे उसका, तो उसको पानदान का खर्चा कहते थे। वो एक रवायत थी। तो थोड़ा सा मैं डिसएग्री करती हूँ कि जो नवाब जो थे वो झगड़ा नहीं करते थे। जितना मैंने इतिहास पढ़ा है शायद अवध आखिरी सूबा था जिसने अंग्रेजों के आगे समर्पण किया था। सबने जब कर दिया था तब नवाब वाजिद अली शाह ने किया था। लेकिन वही हिस्ट्री लिखने की बात है कि हमने उनका वो पार्ट इतना हाईलाइट कर दिया है कि उनकी डिप्लोमेसी और उनकी दूसरी चीजें वो थोड़ा सा पीछे चली गई हैं। अर्चना, थोड़ा सा मैं असहमत हूँ, क्योंकि जब आसिफ उद दौला आए थे तो तब अंग्रेजों की रेजिडेंट यहाँ रहने लगे थे, तो ऑफिशियली उनको बताया गया था। उससे पहले वो अंग्रेजों के यहाँ पे जितनी भी चीजें चलती थी